वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है पूरी फिजिक्स में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसको समझेंगे, फिर ये जो डेफिनेशन जो इतनी मुश्किल लग रही है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने समझना होगा कि डायरेक्टली किसे बोलते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे टर्म यूज की होगी डायरेक्टली इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो डायरेक्टली का क्या मतलब है? तो डायरेक्टली का मतलब ये होता है, अगर एक चीज़ हमारे पास इंक्रीज होती है तो दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? एक डायरेक्टली वर्ड का आपने जो है ना इसको समझ लोगे क्या चीज़ है। और दूसरा हमारे पास एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब ये होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ कम होगी, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दो चीज़ें याद होगी तो डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का मोशन का, वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन जो होगी, जो मेरे पास एक्सेलरेशन होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एफ के, नेट फोर्स एफ के। यानी कि एक बॉडी को मैं जितना फोर्स लगाऊंगा, जितनी अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा, वो उतना ही एक्सेलरेट करेगा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही तो है। देखो, जब आप एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते धक्का लगा रहे हो, कम फोर्स लगा रहे हो, तो देखो वो चीज़ कम एक्सेलरेट करेगी। और एक्सेलरेट का क्या मतलब है? कीप इन माइंड, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी मेरे पास क्या है कि पहले अगर वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम बोलते हैं। तो अगर आपकी पहले स्पीड अगर 0 थी किसी खास डायरेक्शन में, और अब जो है वो चेंज होके 10 पे हो रही है। पहले कितनी थी आपके पास? स्पीड 0 थी, गौर से समझो। फिर वो कल चलेगी 10 पे चलेगी, स्पीड 0 से 10 चलेगी एक डायरेक्शन में। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 10 से 20 पे चला जाऊं। ठीक है, या 0 से जो 10 हुआ, क्या हुआ? चेंज हुआ वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज होना क्या? एक्सेलरेशन है। अब मैं 10 से आगे जाना चाह रहा हूं, 20 तक जाना चाह रहा हूं, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे ही है ना कि कम लगाओगे तो जितनी मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी क्या होगी? ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो बात तो ठीक है। तो पहली बात क्या कह रहा है वो, कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली, इस चीज को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। अगर तो डायरेक्ट इसके साथ ऐसे ही लिखा हो तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेकिन अगर अगली चीज ऐसे करके लिखी हो, जिस तरह भी हम अगर मैथ्स को देखें मेरे पास, तो जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मैथ्स के। अगर इसी डायरेक्टली, ये इसको हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन बोलते हैं, लेकिन 1/m लिख दूंगा तो इसका मतलब अब ये इनवर्सली हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी चीज ऐसी लिख दूंगा साथ जी, फिर इसका मतलब है जो प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली को शो करवा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात देखूं तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि इसका मतलब है अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। ऐसे ही है ना, कम फोर्स लगाऊंगा तो कम, ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा। यहाँ तक बात आ गई समझ? ठीक। दूसरी बात वो ये करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? यहाँ इसके, M के। ठीक है, वो कैसे? देखो, अगर वजन ज्यादा हो जाए, पहले वजन कम था, ठीक है, आप बाइक पे बैठे हो अपने दोस्त के साथ, आपने एक बंदा बिठाया हुआ और आप रेस दे रहे हो, आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी वेलोसिटी जाती है वो 80 हो जाती है। अब आप 3 बंदे और बिठा देते हो बाइक पे, आप टोटल 5 बैठ गए हो। ठीक है, जो कि बैठ सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम 70 पे बैठ सकती है। तो अगर अब आप 5 बंदे बैठ हो, क्या अब भी वो उतनी एक्सेलरेशन करेगा? बॉडी नहीं करेगा। अब हो सकता है वो 20 से ऊपर ही ना जाए। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया, आपने उस पर वजन ज्यादा कर दिए। तो जब एक बॉडी का मास ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ये मास आपका अगर ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन एक बॉडी की कम हो जाएगी। अब आप अगर सिंगल चलाते हो बाइक तो 80 प्लस चला जाएगा बाइक, लेकिन आप अगर 4 बंदे बैठाते हो तो फिर 80 की आप स्पीड नहीं मार सकते। क्यों? इतना एक्सेलरेट आप नहीं कर सकते, मास ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रही है और एक मास पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस और इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये जो इक्वेशन 2 जो बात मैंने बोली है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं और कंपेयर करके ये कहूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखो, इन दोनों कंपेयर कर देता हूँ यहाँ पे और एक साथ अगर मैं लिख दूं तो मैं कह सकता हूँ कि जो A है, क्योंकि इधर भी A है इधर भी A है, तो दोनों अगर एक साथ लिखूँ तो A जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है M के। ये चीज मैंने लिखी है। देखो, अब इसका ये मतलब हो रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है F के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है M के। ठीक है, मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम लगाते हैं तो हम कांस्टेंट इक्वल का साइन लगा देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। तो 1 जब मैं ले लूंगा तो सिंपल
यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या ले लूँगा, ए जो मेरे पास जो यहाँ पे वेक्टर है मेरे पास इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू में 1 ले लूँगा, यहाँ 1 एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ ही आ जाएगा। तो जितनी फोर्स है वो आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास और डिवाइड हो जाएगा एम के साथ। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब इसी इक्वेशन से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ गौर से देखो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ऊपर करके यहाँ पे देखो यहाँ से हम यहाँ करने लगे अगर, तो ए ये है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डिवाइड ए और यहाँ पे क्या था मेरे पास एफ था और यहाँ पे एम था, ये एम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ इक्वल है एम ए के, ठीक है, बात आ गई समझ। तो वेरी इजी कि फोर्स बराबर है वो एम और ए के। तो अगर मैंने किसी चीज़ की भी फोर्स निकालनी होगी तो इसका मैथ को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक्सेलरेशन के साथ, तो वो उसका क्या निकल आएगा, वो उसका मेरे पास फोर्स निकल आएगी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन कितनी इजी होगी देखते रहना। The acceleration of an object as produced, कोई भी acceleration जब एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है यानी कि उसमें स्पीड आती है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, बाया किसकी वजह से, बाया नेट फोर्स, किसी भी फोर्स की वजह से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके नंबर का, यानी कि उतना ही ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, उतना ही नंबर से एक्सेलरेट करेगा। तो ऐसे ही है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, यही बात तो बोल रहा है। इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में। क्लियर। अच्छा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शन एक कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा उसके मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो बात की हमने यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये तो बात हमने की थी कि जो मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितना वजन बढ़ेगा उतनी ही आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। यही तो बात कर रहे हैं। तो कितना इजी हो गया, यानी कि डेफिनेशन में क्या लिखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके मास के। तो यही बस हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, कितना आसान है। ओके, अब हम देखते हैं इसका यूनिट वगैरह। तो जो फोर्स है मेरे पास, देखो अभी मेरे पास क्या निकला है, एफ, हमारे पास निकला है एम ए के। तो फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो एस आई यूनिट है, इसका जो एस आई यूनिट है मेरे पास, उसको हम बोल देते हैं न्यूटन, और न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स अगर न्यूटन के बराबर है तो न्यूटन किसके बराबर है वो भी देख लेते हैं। इन दोनों को देखो, यहाँ पे मैस हम लेते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो फोर्स का एक और यूनिट न्यूटन भी है और दूसरा यूनिट ये है फोर्स का। क्या करिए, फोर्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैस हम लेते हैं किलोग्राम में, मैं यहाँ किलोग्राम ले लेता हूँ। और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट ये भी है, तो न्यूटन जो है वो इस चीज के बराबर है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं एक न्यूटन फोर्स किसके बराबर होगी, तो कॉमन सेंस है, फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है न्यूटन के। तो 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम मैस के। ठीक है, देखो ना ये 1 पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई पे अगर 1 ही मीटर पर सेकेंड क्या स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन हो रही हो, तो 1 न्यूटन फोर्स इसके बराबर होगा 1 किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स जो होगा वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।